सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि अफगानिस्तान अफगान हुकूमत के हाथ से आहिस्ता आहिस्ता फिसलता जा रहा है। तालिबान का कंट्रोल बढ़ रहा है। अफगान फौज मुख्तलिफ मकामात पर तालिबान से मुकाबला कर रही है। अमरीकी फजाई मदद भी इसे हासिल है, लेकिन फिर भी तालिबान के जेर कब्जा इलाकों में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। तालिबान का ताज़ा तरीन दावा यह है कि इन्होंने 200 अजला पर कब्जा कर लिया है। तालिबान की इस पेशकदमी से अफगान फौज में मायूसी फैल रही है। अरिंदो चित्राल के पार एक मकामी अफगान कमांडर ने 46 फौजियों के लिए मदद की दरखास्त की, जिनमें 5 अफसरान भी शामिल थे, क्योंकि वो अफगानिस्तान की बदलती हुई सलामती की सूरत हाल की वजह से पाक अफगान सरहद के साथ अपनी चेक पोस्ट को संभाल नहीं सकते थे। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक इन अफगान फौजियों को पनाह और महफूज रास्ता दे दिया गया। तेजी से बदलती सूरत हाल में सरहद को महफूज बनाना बड़ा अहम है, जिसके लिए पाक फौज ने काम शुरू कर दिया है, क्योंकि दहशतगर्दी के खतरे के पेश नजर इस महाज को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। दूसरी तरफ सियासी महाज की बात करें तो आजाद कश्मीर ने भी तब्दीली के हक में फैसला सुना दिया। जैसा कि कश्मीर की रिवायत रही है कि इस्लामाबाद में हुक्मरान पार्टी ही यहां से मैदान मारती है, बिल्कुल इसी तरह आजाद कश्मीर इलेक्शन में तहरीके इंसाफ बड़ी जमात बनकर उभरी है। पीपल्स पार्टी दूसरे और नून लीग तीसरे नंबर पर रही है। अपोजिशन ने हमेशा की तरह फिर इंतखाबी नताइज को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। बदकिस्मती से यह हमारी सियासी रिवायत है कि जीत का सेहरा हम अपने सर बांधते हैं और हार पर धांधली के इल्जाम के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। मरियम नवाज ने भी इंतखाबी नताइज को तस्लीम ना करने का ऐलान किया है। देखना यह है कि क्या वो इसे एहतजाज की तरफ लेकर जाती हैं या नहीं। तज्जियाकारों के मुताबिक नून लीग की शिकस्त की बुनियादी वजह पार्टी में बयानी की जंग है, इसीलिए शहबाज शरीफ पूरी इंतखाबी मुहिम में मंजर से गायब पाए गए। रही से कसर इंतखाबात से 2 दिन पहले नवाज शरीफ की उस अफगान सिक्योरिटी एडवाइजर से मुलाकात ने पूरी कर दी जो पाकिस्तान दुश्मनी में पेश है। लीगी उम्मीदवार इस्माइल गुज्जर के भारत को पुकारने के बयान ने भी जलती पर तेल डाला। अब पता चलेगा कि इस शिकस्त से नून लीग क्या सबक सीखती है। पीपल्स पार्टी ओपोजिशन की बड़ी जमात बनकर सामने आई है, वो क्या किरदार अदा करती है। दूसरी तरफ फतह का ताज सजाने वाली तहरीके इंसाफ में अब वजारत उज़्मा के लिए जोड़ तोड़ शुरू है। सरदार तनवीर इलियास और बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप आमने सामने हैं। क्या आजाद कश्मीर इलेक्शन की तरह वज़ीर आज़म इमरान खान ये मामला भी सुलझा लेंगे? इसी पर सबसे पहले बात करते हैं। बाबर डोगर मेरे साथ हैं। बाबर डोगर साहब, ये तो गैलप सर्वे पर हमने बात की, हमने देखा कि तारीख ये है कि जिसकी हुकूमत होती है विफाक में वही आजाद कश्मीर में, लेकिन ये बहुत कम लोग कह रहे थे कि जी यानी बगैर किसी और पार्टी की मदद के तरीके इंसाफ इतनी मेजॉरिटी ले जाएगी, 25 सीटें अकेले ही ले उड़ेगी, ये तो किसी ने नहीं सोचा था। अच्छा उसामा साहब, इसका सारा क्रेडिट जो है वो मरियम नवाज को जाता है। पीटीआई जितनी सीटें जीती, फिर पार्टी जितनी सीटें जीती और मुस्लिम लीग का जो हशर हुआ, इसका वाहद अगर किसी को क्रेडिट जाता है वो मरियम नवाज को जाता है। आप देखिए कि सबसे बड़े जलसे उन्होंने किए। अब बात ये है, ये बड़ी डिबेट है कि जी देखिए सबसे बड़े जलसे तो हमने किए और हमें उतनी सीटें नहीं मिली। मेरा मतलब लाहौर की हिस्ट्री में जो सबसे बड़े जलसे किए वो तो इमरान खान ने मीनार पाकिस्तान में किए हैं, लेकिन लाहौर की 13 सीटों में से 11 सीटें नून लीग के पास हैं, फिर तो 13 की 13 इमरान खान के पास होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये कि बड़े जलसे करने से सीटें नहीं मिलती। हाँ, जलसे कारकुनों से भरते हैं, वोटर तो मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि अब मीनार पाकिस्तान, नून लीग मीनार पाकिस्तान आज तक नहीं भर सकी। मरियम नवाज वहाँ पे 30,000 बंदा इकट्ठा कर सकी है, पूरा जोर लगा के, और इमरान खान ने लाख लाख बंदे का जलसा कर दिया वहाँ पर। लेकिन लाहौर की 13 सीटों में से 11 आज भी नून लीग के पास है। ये वाज़ेह सबूत है कि बड़े जलसे जो हैं उससे सीटें नहीं मिलती। सीटें अब मरियम बड़ा जलसा, मरियम के पास प्लेटफॉर्म था, शहबाज शरीफ ने बिल्कुल पीछे हट गए। और वो खबर आपने ब्रेक की थी वो व्हाट्सएप ग्रुप में, जब मरियम औरंगजेब साहब ने पहले शेयर किया कि मरियम का ये शेड्यूल है, और उसके बाद शहबाज शरीफ का शेड्यूल शेयर किया गया, लेकिन फिर शहबाज शरीफ ने कहा और वो शेड्यूल ही माइनस होगा कि मैं नहीं जा रहा। और ये भी आपने ही बताया था हमारे प्रोग्राम में कि नवाज शरीफ ने कहा है कि मरियम तो जाएगी, तो फिर शहबाज शरीफ जो है ना वो पीछे हट गए। अच्छा। अब मरियम को चाहिए था कि वो कश्मीर की बात करती। 5 साल इनकी कश्मीर में गवर्नमेंट थी, कश्मीर में जो डेवलपमेंट हुई, कश्मीर में जो एजुकेशन दी, कश्मीर में जो हेल्थ फैसिलिटीज दी, उसकी बात करती। नरेंद्र मोदी को गालियां देती,
बताती कि जनाब किस तरह से हमने पिछले 5 साल में कश्मीर के लिए जो कुछ किया वो बताती। बताने के लिए कुछ भी नहीं था। जो किया वो ये कि हुकूमत को गालियां, हुकूमत को वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको आप कश्मीर में जलसा कर रही हैं और गालियां दे रही हैं इमरान खान को। अगर आप कश्मीर में आकर जलसा कर रही हैं तो आप कश्मीर को बताएं, कश्मीरियों को, कि 5 साल उनकी गवर्नमेंट रही है कश्मीर में नून लीग की, तो हमने कश्मीरियों को एजुकेशन दी, हेल्थ दी, डेवलपमेंट दी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, गवर्नेंस दी, क्या दिया, ये सारी चीज़ें गिनवाती। पूरे एक तकरीर में, मुझे किसी एक तकरीर में बता दे कि मरियम ने ये कहा हो। सिर्फ रोना धोना, गालियाँ, क्रिटिसाइज करना, इसके अलावा और कुछ नहीं किया। तो कश्मीरी जो इनकी तरफ देख रहे हैं वो अल्टीमेटली मायूस हुए। अच्छा। मसला ये है कि जो बात में आए मगर हैसियत मजमूई वोट उस तरह नहीं डाला। सर उसको क्राउड को कैश कराएं, क्राउड आ तो गया है, उसको कैश कराएं, उसको बताएं कि हमने कश्मीर के लिए क्या किया है, हमने आज़ाद कश्मीर के लिए क्या किया है, हमने मकबूजा कश्मीर के लिए क्या किया है, नवाज शरीफ की क्या सर्विसेज है मकबूजा कश्मीर के हवाले से, इंटरनेशनल लेवल पे कितनी कश्मीर की आवाज उठाई है, बताए दुनिया को। मसला ये है कि मियां साहब जो है इलेक्शन से एक दिन पहले हमदुल्ला से मिल रहे हैं। आपके ख्याल में पाकिस्तान को गंदी और गलीज गालियां देने वाले नेशनल सिक्योरिटी वज़ीर अफगानिस्तान के, उसकी बजाय अगर नवाज शरीफ किसी चले साबिक किसी सफीर से मिल रहे होते, किसी और लोगों से मिल रहे होते, कश्मीर की बात कर रहे होते इन दिनों में, तो वो ज्यादा इंपैक्ट शायद जाता। साहब मैं हैरान हूं, मैं परेशान हूं कि एक बंदा जो 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर है, उसको ये नहीं पता कि मैं किस बंदे से मिल रहा हूं। ये जो बंदा, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये बंदा जो है इसकी पाकिस्तान के हवाले से इसकी जुबान कैसी है, ये पाकिस्तान, ये वो रॉ के साथ काम कर रहा है। सारी अफगान गवर्नमेंट जो है इंडिया की कठपुतली बनी हुई है, और जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है जो पाकिस्तान के खिलाफ जो बातें करता रहा है, अल्लाह माफ करे, इसको तो पाकिस्तान में इसको तो वैसे फांसी पे लगा देना चाहिए। और मियां साहब जो है उससे वो शख्स जिसके खानदान को पाकिस्तान में पनाह दी गई, रूस का जब अटैक हुआ तब भी, और जब तालिबान की हुकूमत थी अफगानिस्तान में तब भी, इसका खानदान पाकिस्तान दोनों दफा पाकिस्तान में, यहाँ पर पड़ा भी है वो, यहाँ पर रहा भी है वो। इसके बावजूद मैं पूरी अफगान गवर्नमेंट जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के हाथों, उसके हाथों कठपुतली बनी हुई है, और ये बार बार जो है इस तरह की जो जुबान यूज की जा रही है। और इमरान और नवाज शरीफ, एक मिनट साहब, मियां साहब उसके साथ मुलाकात कर रहे हैं और उसकी तस्वीर भी जारी कर रहे हैं। मैं हैरान हूं कि ये इन लोगों को जरा परवाह नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, इनको जरा परवाह नहीं है कि किन लोगों के हाथों में खेल रहे हैं, कि इनको जरा, मतलब ठीक है आप वहाँ पर बैठे हैं, आप सऊदी अरब के सफीर से मिलते हैं, आप उसी सफरा से मिलते हैं, एक पार्टी के आप लीडर हैं, तो उसमें वो ठीक है, लेकिन एट लीस्ट आपको इतनी इंटेग्रिटी तो दिखानी चाहिए थी कि पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं, मगर इनको समझा परवाह नहीं है। मसला ये कि जो बंदा मोदी को अपने घर बुला सकता है, जो बंदा बगैर वीजे के जो है मोदी और उसके जो दोस्त हैं उनको इंडियन एजेंट्स को मरी लेके जा सकता है, उसको क्या परवाह है, वो फिर किसी को भी मिल सकता है, उसको परवाह ही कोई नहीं है। जिसकी बेटी पाकिस्तान के इदारों को सरेआम गालियां दे दी है, जो आप पाकिस्तान के इदारों को, सलामती के इदारों को, जिसकी वजह से हमारी सिक्योरिटी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में अमन है, उनको गालियां देने से आप देखिए कि ऐसे मौके पे ये मरियम की सारी जो कश्मीर की कैंपेन है, अच्छा, सिर्फ अदारों को टारगेट किया हुआ है, टोटल अदारों को टारगेट किया हुआ है। मेरा तो अपना तज्जिया गलत हो गया, मैं तो पीपल्स पार्टी को नहीं समझ रहा था वो 11 सीटें ले जाएगी। देखिए ये छोटी बात नहीं है यार, नून लीग जिसकी वो 6 पर आ गई है, इतना बुरा हाल हो गया। कश्मीर के लोग वहां पर वो लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहां पर भारतीय गोलाबारी मामूल का हिस्सा है, वहाँ पर पाक फौज की जो सर्विसेज हैं वो सबको पता है। जिस तरह से कश्मीरियों के जानो माल की हिफाजत पाक फौज करती है, पाक फौज के जवान अपनी ज़िंदगी दाव पर लगाकर, जवान जो है वो अपनी ज़िंदगी जो है वो दाव पर लगाकर कश्मीरियों की मदद कर रहे हैं, जिस तरह से वो वहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं, जिस तरह से अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं, और सिर्फ वो कश्मीरियों की हिफाजत के लिए, आज़ाद कश्मीर के लोगों की हिफाजत के लिए उनको पता है। और ऐसे लोग जो अदारों को गालियां देंगे, जो फौज पाकिस्तान को बुरा भला कहेंगे, किस तरह से कश्मीर के लोग उनको वोट डाल सकते हैं?
किस तरह से कश्मीर के लोग जो है उनको सपोर्ट कर सकते हैं। आप जितने मर्जी बड़े जलसे कर लें, लेकिन वोट इस तरह से नहीं मिलेगा। मैं यही कह रहा हूँ कि मरियम को बड़ा एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, इनको चाहिए था कि ये कश्मीर के लोगों को उनके मोराल को बढ़ाती। वहाँ ये कह देना कि मैं कश्मीर की बेटी हूँ और उसके बाद फ़ौज पाकिस्तान को टारगेट कर देना, ये करती रही है। वो कहती रही है कि फ़ौज पाकिस्तान को रगड़ा लगाती रही है। तो उससे ISPR को टैग करके जी जवाब दें जी ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फौजी किस तरह आगे, मतलब क्या मतलब है, आप सोचिए। अच्छा वो भी समझ, मुझे एक बात बताएं, वो एक प्राइवेट व्हीकल है, उस पर कोई झंडा लगा हुआ है, वो बेचारे उस पर ट्रैवल कर रहे हैं, फौजी उतराते फिर कि जी यहाँ किसी की गाड़ी पर कोई झंडा नहीं लग सकता। अब ये कैसे मुमकिन है? अब इसका मतलब नून लीग के अगर किसी ने झंडा लगाया हुआ है उस पर अगर कोई जा रहा है तो वो नून लीग का सपोर्टर हो गया। वो तो मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन की तरफ से उनको किराया दिया जाता होगा कि जी ये सारा सामान पहुंचाना है। इलेक्शन कमीशन सारे अरेंजमेंट्स कर, इलेक्शन कमीशन के पास अपनी कोई इतनी गाड़ियां तो नहीं होती कि सारा अमला पहुंचाना है उसके लिए। हाँ सर इशू बनाया गया ना, ये इशू बनाते हैं आउट ऑफ नथिंग, ये इशू बनाते हैं। अच्छा उसका खमियाजा भुगत लिया ना इन्होंने, भुगत लिया। कश्मीरियों ने मुहिब वतन होने का सबूत दिया, लेकिन ये साबित किया कि वो पाकिस्तान की आर्मी से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। वो किसी ऐसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे जो कि फ़ौज पाकिस्तान के खिलाफ है। ये तो साबित हो गया। और लेकिन क्या इससे मरियम साहिबा या नून लीग सबक सीखेगी? क्योंकि एक अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, जी जी जरा मैं थोड़ा सा नून लीग के अंदर का हाल आपको बता दूं। हालात ये हैं कि 25 तारीख को कल इलेक्शन थे, हमजा शहबाज ईद उन्होंने मरी में मनाई है। वो बड़े आराम से पिछले 5 दिन से मरी में हैं, वो बिल्कुल सारी दुनिया से कट ऑफ हो गए हैं। शहबाज शरीफ अपने घर में 5 दिन से वो अपने घर में, कोई उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दी। वो सिर्फ ख्वाजा साद से 1-2 दफ़ा मिले हैं या याद सादिक से उन्होंने एक मीटिंग की है, इसके अलावा कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं है। जो नून लीग की मेन बड़ी लीडरशिप है वो बिल्कुल खामोश है, बिल्कुल खामोश है। आप याद सादिक देख लें, ख्वाजा आसिफ देख लें, राना तनवीर देख लें, जितने भी बड़े हैं, ख्वाजा बरादरान देख लें, कोई स्टेटमेंट नहीं आई उनकी तरफ से, बिल्कुल खामोश है। एक चीज़ तो है कि ये नून लीग ये समझती है, उन्होंने मरियम ने नवाज शरीफ के ज़रिए से मैनिपुलेट किया, जाके कश्मीर में जलसे कर लिए, नून लीग की बड़ी लीडरशिप पीछे हट गई, खामोश हो गई। इनको फ्री हैंड दे दिया, जो करना कर दो। अब उसका रिजल्ट आ गया। वो नून लीग जिसकी कश्मीर में आज़ाद कश्मीर में हुकूमत थी, वो सबसे कम तीसरे नंबर पर चली गई, बुरा हाल हो गया। अब मरियम को असूली तौर पर तो इस्तीफा दे देना चाहिए। अब बनता ये कि वाइस प्रेसिडेंट जो है, वाइस प्रेसिडेंट की जो सीट है उससे उनका इस्तीफा बनता है। सर वो पता नहीं कोई चेयरमैन या सदर बनने का सोच रही हैं आप, उनको साहब नून लीग के अंदर शदीद मायूसी है, शदीद मायूसी है। और मरियम अगर कंटिन्यू करती हैं तो नून लीग ये समझ रही है कि हो सकता है कि अभी तो इत्तेफाक तो 2018 में तो इनको शायद कोई 80 सीटें मिल गई पंजाब से, और पंजाब में ये बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी, शायद ये लाहौर तक ही ना महदूद हो जाए। मैं आपको सीरियस कह रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि अगर मरियम आगे जाती हैं तो फिर इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि मरियम वो रिजल्ट उन्होंने देख लिया। मरियम की कैंपेन का रिजल्ट गिलगित बल्तिस्तान में भी देख लिया और उन्होंने यहाँ पर भी देख लिया। अब एक चीज तो क्लियर है, इस बयानिए के साथ नून लीग जो है, ये नून लीग की मेजोरिटी समझती है कि 2023 का इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता। अच्छा, ये बड़ा क्लियर है। तो यही जी तो आप देख लें कि नून लीग में से मायूसी छाई हुई है, मुकम्मल खामोशी छाई हुई है। लोग मरियम नवाज से तंग है नून लीग वाले। ये तो आपने बड़ी जबरदस्त, लेकिन अब सिर्फ एक चीज है जो नून लीग के अंदर डिबेट चल रही है, वो ये है कि क्या शहबाज शरीफ और नून की बड़ी लीडरशिप जो है वो क्या नवाज शरीफ के सामने खड़ी होगी। मेरा मतलब कि वो नवाज शरीफ को क्लैरिटी के साथ ये बताएगी कि ना इस बयानी का असर आपने देख लिया गिलगित बल्तिस्तान में भी और उसके बाद आज़ाद कश्मीर में भी, और ये बयानियाँ अब ज़्यादा देर तक चल नहीं सकता। तो ये एक सवाल है। शहबाज शरीफ ने कंसल्टेशन की है, ख्वाजा साद से की है, याद सादिक से की है, और मेरा ख्याल है कि अनकरीब वो नून लीग का एक इजलास बुलाने जा रहे हैं बड़ी लीडरशिप का, जिसमें वो ये सारा जो इलेक्शन है इसको डिस्कस करेंगे। और अगर नवाज शरीफ नहीं मानते और अपने बयानिए से पीछे नहीं हटते और मरियम को खामोश नहीं करवाते तो फिर हो सकता है कि नून लीग की खासी बड़ी तादाद
अगले इलेक्शन में इंटरेस्ट ना लें। एक बड़ा अहम नुकता आपने उठाया है कि सारी लीडरशिप बाकी कहाँ थी, मरियम साहिबा तो थी, बाकी उस तरह से नजर नहीं आए। तो ये तो 2023 के इलेक्शन से पहले सबसे बड़ा इवेंट है, इसके अलावा और इससे बड़ा इवेंट अब कोई नहीं है 2023 के इलेक्शन से पहले। तो ये तो उसका एक तरह से शो डाउन था, तो वहां पर सबको नजर आना चाहिए था। आप बता रहे हैं हमजा जो है मरी चले गए, शहबाज शरीफ साहब नजर नहीं आए, तो मरियम तो कह रही है कि अब लीडरशिप बैठेगी कि हमने देखना है कि इसका जवाब किस तरह देना है जो धांधी हुई। पहले उन्होंने कहा कि जी बड़ा अच्छा मुकाबला किया, फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं तो मान ही नहीं रही इस इलेक्शन को। पहले उन्होंने कहा जीत के ट्विटर पर आप देखें मुसलसल उन्होंने कहा हम जीत रहे हैं, ये भी जीत गए वो भी जीत गए, फिर कहा ये तो रिजल्ट रोक लिए गए हैं, और उसके बाद कहा कि जी ये देखें क्या हो गया, चले मुकाबला तो अच्छा किया था। लेकिन जब किसी ने कहा जी आप तो कह रही हैं मान रही हैं, कहते नहीं इलेक्शन 2018 की तरह मैं इसको नहीं मान रही, कोई इलेक्शन ये नहीं था, अब हमने क्या करना है आइंदा ये पार्टी डिसाइड करेगी। आप कह रहे हैं पार्टी तो ये डिसाइड करिए कि मरियम का क्या करना है, मरियम कह रही है पार्टी डिसाइड करेगी हमने शायद दस्तूर पर धरना देना या नहीं देना। साहब धरने वाला कोई सीन नहीं है नून लीग के अंदर, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। अच्छा। नून लीग के अंदर मायूसी है, मेजोरिटी ये समझते हैं कि ये जो इलेक्शन हारे हैं ये सिर्फ और सिर्फ मरियम की तरफ से आ रहे हैं। अगर वहां पर शहबाज शरीफ होते, शहबाज शरीफ को वहां पर भेजा जाता तो इसका रिजल्ट मुख्तलिफ हो सकता था। हो सकता है कि हुकूमत पीटीआई ही बनाती, लेकिन नून लीग सेकंड बड़ी पार्टी होके वहां पे सामने आती। लेकिन ये मरियम की वजह से लोगों ने नून लीग को वोट नहीं डाला। अच्छा, मरियम नवाज के बयानिए की वजह से लोग पीछे हट गए हैं। तो इस पे मेरा ख्याल है ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पॉसिबल नहीं है। ये तो नून लीग के अंदर जो मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, चेक किया कि मरियम जो कह रही है धरना एहतजाज, वो मरियम की बात कोई सुनने वाला नहीं है इस वक्त। ठीक है। अच्छा हाँ ये जरूर है कि मरियम पे जरूर प्रेशर आएगा कि मरियम को पीछे हटना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, और शहबाज शरीफ जो है उनको अपने बयानिए के साथ आगे। अच्छा ये तो आपने बता दिया था कि शहबाज शरीफ साहब तो फिर अब नाराज होकर गए ही नहीं थे ना, कि जब ये कहा गया कि मरियम तो घर से नहीं निकले सर, उन्होंने तो कोई स्टेटमेंट मगर दिया। क्या आप जो बात कर रहे हैं कि अब नून लीग ने फैसला करना है कि नवाज शरीफ को वाज़ेह तौर पर बताना है कि आप क्या कर रहे हैं, अब उसमें जो इस्माइल गुजर जो गुजरांवाला से थे इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने जब कहा कि जी मैं अगर हारा तो मैं इंडिया को आवाज़ दूंगा, मदद के लिए पुकारूंगा, उस पर शो कॉज नोटिस चला गया। एहसन इकबाल ने भेज दिया है कि जी आपने ये बात क्यों कही। अब इससे मिलती जुलती बात मियां जावेद लतीफ़ ने भी कही थी, और उनकी डीपी पर तस्वीर लगा ली गई थी मरियम साहिबा की तरफ से। उन्होंने भी कहा था कि पाकिस्तान को हम नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए कि मरियम कुछ हुआ हम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे, हम पाकिस्तान खपे का नारा नहीं, हाँ पाकिस्तान खपे मतलब पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान चाहिए, तो हम ये नारा नहीं लगाएंगे। तो अब आप देखिए कि शायद इस बेचारे ने यही सोचा कि भाई मरियम का मैं भी हीरो बन जाऊंगा। तो अब इस दफा क्या शहबाज शरीफ के कहने पर यह हुआ है कि ये जो इसने हरकत की है इसको शो कॉज भेजो, ये दिखाने के लिए है, ये रियलाइजेशन की तरफ एक अमल है, वरना तो मियां जावेद लतीफ की तरह हीरो बनाना चाहिए था इसको। साहब मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि उसने जावेद लतीफ को जिस तरह से मरियम नवाज ने हीरो बनाया, हालांकि शहबाज शरीफ उसको शदीद नापसंद करते हैं जावेद लतीफ को। शहबाज शरीफ उससे मिलने नहीं गए, आप नोट कर लें, शहबाज शरीफ उसके घर नहीं गया, मरियम गई है और बाकी लोग ले गए हैं, लेकिन शहबाज शरीफ नहीं गए। बल्कि वो तो ये चाहता था कि इसको नोटिस इशू किया जाए जो इसने कहा है। और मरियम ने मुसलसल की तस्वीर लगा, मरियम ने उसकी अपनी डीपी पे तस्वीर लगवाई और उसको जनाब अपना शेर का। तो ये असल में बात यही है कि जिस तरह से मियां नवाज शरीफ जो हैं वो दारों को टारगेट करते रहे, जिस तरह से इंडियन नवाजी वो करते रहे, उसके बाद मरियम नवाज, उसके बाद अयाज सादिक ने जो बयान दिया, आपको पता है असम्बली में दिया था कि जी वो वाला बयान, उसके बाद जावेद लतीफ, हाँ जी, उसके बाद जावेद लतीफ। तो वो यही समझे कि ये पार्टी पॉलिसी, पार्टी लाइन यही है। लीडर जो है जिस तरह से वो जो बातें कर रहे हैं, जो इस तरह की बात करता है, लीडर उसको अपना हीरो बना लेते हैं। तो उसने भी इसी चक्कर में ये स्टेटमेंट दी कि उसका ख्याल था कि मरियम जो है वो इसको हीरो बना लेंगी। अच्छा लेकिन तो लेकिन एहसन इकबाल जो है वो भी मरियम से काफी मुतनफर है, मुझे पता है। और वो शहबाज शरीफ जो प्रेसिडेंट है उनके कहने पे उन्होंने उसको शो का नोटिस दिया। लेकिन मैं फवाद चौधरी की स्टेटमेंट से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि नोटिस जो है वो तो नवाज शरीफ को मिलना चाहिए था। अच्छा आपने तरह से वो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट के साथ मुलाकातें कर रहे हैं। सर ब्रेक होने वाली है, दो बहुत आम चीजें, एक तो इमरान खान साहब की जो जीत है उनको कोई सी कोalition की जरूरत नहीं है, इससे कितना इम्पैक्ट होगा ये बात करें। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल ये कि मोहम्मद जुबैर साहब ने कहा है कि वो मुलाकात जो ये अफगान एहलकारों से हुई है नवाज शरीफ की, वो मुलाकात बर मुलाकात थी। फिर ये भी कहा गया कि जी वो किसी अरब मुल्क के कहने पर करवा दी।
और वो कहा जी एजेंडा कोई नहीं था, जबकि जो प्रेस रिलीज आई, प्रेस स्टेटमेंट आई अफगानिस्तान की तरफ से, उसमें लिखा है कि जी जो नवाज शरीफ की डेमोक्रेसी के लिए कोशिशें मुल्क में, नहीं पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, उसको डेमोक्रेसी में लाने के लिए जो कोशिशें उसको सराहता है अफगानिस्तान। दूसरा ये है कि दोनों ममालिक को एक दूसरे के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए, ये उन्होंने कहा। यानी अफगानिस्तान की तरफ से तो ज़रा टीटीपी यहाँ के हमले करती है, पाकिस्तान कौन सा दखल दे रहा है? क्या ये नवाज शरीफ की तरफ से इंडोर्स नहीं किया जा रहा अफगानिस्तान की सारी जो पॉलिसी है पाकिस्तान के खिलाफ, या हुकूमत की, अफगानिस्तान नहीं कहूँगा, जो मौजूदा अफगान हुकूमत है, जो कठपुतली उसको कहना चाहिए, सारे फंड पर चल रही है, भारत अमेरिका के फंड पर, तो ये तो आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं और आप कह रहे नहीं मुलाकात का एजेंडा को नहीं था, बस मुलाकात पर मुलाकात। उसामा साहब, अशरफ गनी की जो पाकिस्तान के हवाले से स्टेटमेंट्स हैं वो आपके सामने हैं। अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट जो है, नायब सदर जो है, उसने कल जो एक ट्वीट किया, एक तस्वीर को, शायद वो भी आपने देखी होगी जी, कि किस तरह से वो पाकिस्तान ढाका के हवाले से, ढाका के हवाले, किस तरह से वो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, किस तरह से पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं। और वजह सिर्फ ये है कि हम वहाँ पर, हालांकि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि वहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट को हम सपोर्ट करेंगे, ये पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ है। मियां नवाज शरीफ का अफगान गवर्नमेंट के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव से मिलना बनता ही नहीं था, और वो भी गवर्नमेंट जो कि रॉ की कठपुतली है। अच्छा, जो इंडिया की कठपुतली है, वो लोग जो इंडियन गवर्नमेंट के ट्यून्स पे डांस कर रहे हैं, उनसे मिलना बनता ही नहीं। आखिरी सवाल सर, ये अब इमरान खान साहब के लिए एक नई सरदर्द है। दो बड़े कंटेंडर्स हैं, बैरिस्टर सुल्तान महमूद 9 दफ़ा मेरा ख्याल में इलेक्शन लड़ा, 7 दफ़ा जीत चुके हैं, और दूसरी तरफ तनवीर इलियास खान, सरदार तनवीर इलियास खान को ज़्यादा मजबूत कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए कहा जा रहा है आज़ाद कश्मीर में। ये इमरान खान के लिए एक अच्छी मुश्किल है, यानी सोचा नहीं था कि इतनी मेजॉरिटी मिल जाएगी, ये तो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि शेख रशीद साहब ने कहा था चाहे एक सीट से मेजॉरिटी होगी और हुकूमत बनेगी, लेकिन यहाँ तो वो अकेले बड़े आराम से, यानी 53 के अवान में कुछ 33 तो उनकी अपनी बन जाएंगी। उसामा साहब, अगर मैं दोनों का कंपैरिजन करूँ, बैरिस्टर सुल्तान महमूद का, तनवीर इलियास साहब का, तो मुझे तनवीर इलियास साहब का जो प्रोफाइल है वो ज़्यादा तगड़ा और मजबूत नज़र आ रहा है। पंजाब में वो एडवाइज़र थे, हमारे प्रोग्राम में आते रहे हैं, वो बड़े इनिशिएटिव लेने वाले बंदे हैं। उन्होंने जो अपना रोड मैप दिया है कि अगर उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, अगर प्राइम मिनिस्टर उनको इलेक्ट करते हैं, तो फिर वो जिस तरह से उन्होंने डेवलपमेंट वहाँ पर की इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे, वहाँ पर डेवलपमेंट लेके आएंगे, हेल्थ लेके आएंगे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आएंगे, ये इनिशिएटिव अभी तक किसी और ने नहीं दिया। $1 उनका खानदान पाकिस्तान लेकर आया वैसे, और यहाँ पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया, तो लिहाजा अभी तक ये नजर आ रहा है कि वो बड़े स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए आज़ाद कश्मीर में। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे नूर मुकद्दम केस की, किस तरह पूरी कौम को इस केस ने हिला कर रख दिया, इसमें क्या पेशरफ्त हो रही है। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। नूर मुकद्दम केस, जिस पर इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी नोटिस लिया, और शुरू में इसके हवाले से खदशात भी थे कि पता नहीं इस केस का क्या बनेगा, इन्फ्लुएंस किया जाएगा, लेकिन फिर खबर आई कि इस केस में ज़ाहिर जाफ़र जो मुबैना कातिल है उसके वालिदैन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ना सिर्फ उसके वालिदैन को बल्कि मुलाजमीन को भी गिरफ्तार किया गया है, चौकीदारों को गिरफ्तार किया गया है, और पुलिस ये कह रही है कि इनको जुर्म छुपाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है, और ये भी कि इन्होंने किसी तरह से कोई मदद की आया इसकी, जब पता था कि ये इस कदर ख़तरनाक हो सकता है शख्स, तो क्यों नहीं बताया गया और मौके पर क्यों नहीं बताया गया। ये भी कहा जाता है कि नूर मुकद्दम ने कत्ल होने से पहले उस लड़की ने कोशिश भी की भागने की, वो बाहर आई, टेरेस पर आई, ज़ाहिर चीखो पुकार कर रही होगी, लेकिन बजाय इसके कि पुलिस को इतला दी जाती, इसके मुबैना कातिल के वालिदैन को इतला दी गई, उन्होंने आगे से किसी क्लिनिक में बुला लिए लोग, और इतने में उस लड़की का कत्ल हो गया। अब बाबर डोगर साहब के जिस तरह से केस आगे बढ़ रहा है, जो नूर मुकद्दम के वालिदैन हैं उनके वकील ये कह रहे हैं कि वो मुतमईन नज़र आ रहे हैं कि जी पुलिस ठीक तरीके से इसको आगे लेकर चल रही है, वरना हमारे यहाँ ये होता है, खौफ रहता है कि पता नहीं पुलिस इन्फ्लुएंस हो जाएगी, क्या हो जाएगा। तो अभी तक ये नज़र आ रहा है कि मज़ीद लोगों को शामिल तफ्तीश कर लेनी, उसके वालिदैन को भी जो वहाँ पर नहीं थे, बराह रास्त उनका कोई नज़र नहीं आ रहा देखने से कि इसमें इस कत्ल में कोई ताल्लुक है, या उन्होंने कहा हो कि इसको करो, और वो वालिदैन भी ये कह रहे हैं कि जी इसके साथ जो मर्ज़ी किया जाए, हम तो ना वकील इसको करके देंगे, ना हमारा इससे कोई ताल्लुक है। तो इस लिहाज से लग रहा है कि पुलिस काफ़ी तवज्जो के साथ इस केस को आगे लेकर चल रही है, कि क्योंकि पहले तो कह दिया था जी कोई यानी शायद नहीं है,
तो ये कह देना काफ़ी नहीं था। तो पुलिस तफ्तीश कर रही है कि जी पुलिस ने पिस्तौल बरामद कर लिया, वो कहते हैं मोबाइल भी इससे बरामद करना है, और वो अजीबोगरीब बयान दे रहा है। कभी कहते हैं जी मेरी जान को खतरा है, मेरा वकील बात करेगा। तो अभी तक वो कोई बात वाजे नहीं कर रहा मुजरिम। समद साहब, शाह खावर जो है वो एक बड़े सीनियर लॉयर हैं, और अगर उन्होंने पुलिस की तफ्तीश पे अपना एतमाद का इजहार किया तो इसका मतलब ये है कि पुलिस जो है वो सही लाइन्स पर तफ्तीश कर रही है। प्राइम मिनिस्टर ने इसको नोटिस कर लिया है। सिविल सोसाइटी इंसाफ के लिए बाहर निकली हुई है। इस्लामाबाद में भी मुजाहरे हुए हैं, लाहौर में भी मुजाहरे हुए हैं। एक इंतहाई खौफनाक, दिल लर्जा देने वाली ये वारदात है कि जिस तरह से उसने उसको कत्ल किया, लड़की को, उसके बाद उसका सर काटा, उसके साथ फुटबॉल खेलता रहा। ये बड़ी खौफनाक ये एक इंसिडेंट है, वारदात है। अब उसके जो वालिदैन है, पहली बात तो ये है कि जब वो लड़की वहाँ पर थी और वो उसको टॉर्चर कर रहा था तो चौकीदारों का ये फ़र्ज बनता था कि वो उसी वक्त पुलिस को बुलाते। ये आनत जुर्म है कि आप पुलिस को नहीं बुला रहे। उसके बाद उन्होंने उसके वालिदैन को फ़ोन किया कि जनाब यहाँ पर लड़की है जिसको वो टॉर्चर कर रहा है और उसको बालों से पकड़ कर अंदर भी लेके गया है। तो वालिदैन बजाय कि उसी वक्त पुलिस को बुलाते और उसको गिरफ्तार करवाते या पुलिस की मदद लेते, हो सकता है उससे लड़की की बेचारी की जान बच जाती अगर बर वक्त पुलिस आ जाती। लेकिन उन्होंने उसका जो साइकेट्रिस्ट थे, हॉस्पिटल था, वहाँ पर फ़ोन किया और वो जो उसकी फिजियोथेरापी करते रहे हैं उनको वहाँ पर भिजवा दिया। तो ये सारा आते जुर्म में आता है कि ये लोग बजाय के पुलिस को बुलाते, उस लड़की को उसकी जान छुड़वाते, ये इधर उधर भागते रहे। पुलिस को कानून की मदद इन्होंने हासिल नहीं की। तो इसमें बाकायदा तौर पर वो शरीके जुर्म है, शरीके जुर्म है। अब वो लड़का जो है वो ये कह रहा है कि जनाब जाहिर जाफिर जो है वो ये कह रहा है कि जी मैं तो अमेरिकन नेशनल हूँ, मैं तो ये हूँ। भाई तू अमेरिकन नेशनल है, जो भी है, इम्यूनिटी डिप्लोमेट्स को है। तो अमेरिकन छोड़ के जिस मुल्क का ये है, पाकिस्तान से कत्ल किया गया, रंगे हाथों वो पकड़ा गया, उसका खून पे कत्ल, उसके कपड़ों पे खून के धब्बे लगे हुए थे, वो खून जो लड़की का ब्लड है, आला कत्ल उसके पास था, उसके शवाहिद मौजूद हैं। मैं तो हैरान हूँ कि पुलिस वाला कह रहा है शवाहिद नहीं है, शवाहिद वो चौकीदार है, वो जो फिजियोथेरापिस्ट जो थे वो जो अंदर गए और जिसको एक को चाकू मारा, वो सारे शायद हैं। और सबसे एक चीज मैं बता दूं, इस तरह के जो मर्डर होते हैं, जैनब कत्ल केस में कौन सा कोई एनी शायद था, मैं बहुत सारे केस, लेकिन वो एविडेंशियल जो सारा है, वो सारा एविडेंस जो है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, वो साबित कर रहा है। जो डीएनए है, जो ब्लड रिपोर्ट है, वो सारा ये सजेस्ट कर रहा है कि ये बंदा कातिल है। तो मुझे तो बड़ी उम्मीद है कि ये इसको इंसाफ मिलेगा। और देखें, एकदम आप देखें कि कितने केसेस ख़वातीन के ख़िलाफ़ आ रहे हैं कि किस तरह से उनको कत्ल किया जा रहा है। कराची में इंसिडेंट हुआ, लाहौर में इंसिडेंट हुआ, इस्लामाबाद में इंसिडेंट हो गया। तो इनको जब तक इबरतनाक और मिसाली सजाएं नहीं दी जाएंगी उस वक्त तक ये चीज़ें कम नहीं होंगी। अब फिर दूसरी बात हमारा फिर यही है, एक नफ्सियाती मरीज़ है, उसके वालिदैन का सबसे बड़ा जुर्म तो ये है कि उसको उन्होंने ओपन छोड़ा हुआ है। ये वो एक नफ्सियाती मरीज है, उसको हॉस्पिटल में डालें, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं, इलाज कराएं, उसको बाहर भेजें। उसको आपने खुलम खुला छोड़ा हुआ है और उसने इस तरह का खौफनाक, कहते हैं कि शायद ये भी खबरें हैं कि बाहर भी वो जुर्म कर चुका है। बरतानिया में शायद उसको डिपोर्ट किया गया था कि उसने किसी खातून से पर तशद्दुद किया या इस तरह का कोई केस सामने आया था। तो यानी इसकी एक हिस्ट्री नज़र आ रही है, तो ये देखना चाहिए था। इसी वजह से कह रहे हैं कि जो सेंटर है, वो क्लिनिक जहाँ इसकी ये साइकोथेरेपी भी होती रही या ये सेशंस लेता रहा, उसको भी सील कर दिया गया है। और अब ये थेरेपी वर्क्स नामी उन्होंने इसको सर्टिफिकेट दे दिया। मुझे नहीं समझ आती कि इसको सर्टिफिकेट किस तरह से दे दिया। और वहाँ पर वो बीकन हाउस में जाके उसके लेक्चर भी देता रहा है इस पे, साइकेट्री पे। तो बिल्कुल ठीक है, इसको भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि इन लोगों ने किस तरह से उसको एक सर्टिफिकेट दिया है। एक बंदा जो खतरनाक है, जिसका इलाज होना चाहिए, वो इस तरह से सोसाइटी में ओपन फिर। पहली बात तो ये है कि एक तो ये लोगों को होता है कि जी कहीं कोई सुलह वाला ना मामला हो जाए कि जी पैसे देकर कत्ल मुआफ ना करा लिया जाए। इस केस में तो लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके वालिदैन जो है इस केस को भरपूर तरीके से परसू कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने वकील भी किए हुए हैं। ये तो नज़र नहीं आता। लेकिन क्या ये साल केस जिस तरह हम देखते हैं चलते हैं, अभी यहाँ पर नीचे अदालत में फैसला होगा, ट्रायल कोर्ट में होगा, अभी गवाहान और एक लंबा प्रोसीजर चलना है, पता नहीं उसमें कितना वक्त लगेगा, फिर उसके बाद अपील में मामला जाता है, तो उसमें तो कई साल लग जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या इस केस में अगर ऐसा हुआ तो ये दुख की बात नहीं होगी?
देखिए उसामा साहब, जिस तरह से ज़ैनब मर्डर केस जो था वो बड़ा स्पीडी केस था। इसी तरह लाहौर में जिस खातून के साथ रिंग रोड पर ज्यादती की गई जिसके साथ, वो भी बड़ा स्पीडी ट्रायल किया गया उसका। अभी तक उसमें तो इस तरह से पर कोई अमल दरामद वाली स्टेज नहीं आ सकी। नहीं, ज़ैनब वाली की तो हो गई ना, ज़ैनब वाला हो गया वो उस बच्ची का, लेकिन जो वो भी केस जो था उसमें बड़ी जाहिर बात है कि आप अपील का राइट तो आप उसका खत्म नहीं कर सकते। वो तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन, वो तो दुनिया की कोई कोर्ट ऑफ लॉ ऐसी नहीं है जहाँ पर मुल्जिम को अपील का राइट नहीं है। ट्रायल तो मुकम्मल हो जाए, वो तो ये था कि उसमें अपील का हक भी नहीं, उसका ट्रायल तो कंप्लीट हो गया, सजा तो मिल गई। अब वो अपील में गए हैं ना, वो जो रिंग रोड वाले केस में वो तो अपील में है, वो तो सजा हो चुकी है। तो कम से कम इसका भी स्पीडी ट्रायल होना चाहिए और इसको स्पीडी ट्रायल पे एविडेंस जो है वो फोरेंसिक सारा कुछ है, हर चीज़ें हैं। और ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका स्पीडी ट्रायल कराए और उसको देखिए, सिविल सोसाइटी का प्रेशर है, पूरे पाकिस्तान में एक खौफ की लहर है इसकी वजह से। तो इस और सेकेंडली गवर्नमेंट को एक और भी काम है, इस तरह के जो खतरनाक लोग हैं, जो ज़हनी मरीज हैं और जिस तरह ओपन में सोसाइटी में ओपनली फिर रहे हैं, इनको भी आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए, उनको भी रिहेबिलिटेट किया जाना चाहिए। ये सोसाइटी के लिए ख़तरा है। हम भी ये सुनते हैं कि कई दफ़ा इस तरह वाक़यात होते हैं कि घरेलू तशद्दुद के, और एक शख्स है वो मार पीट करता है। इसमें तो चले हर केस की नौयत मुख्तलिफ होती है, लेकिन कहीं है जी मियाँ बीवी में झगड़ा है तो वो खामद उसको मार रहा है, मार पीट रहा है, तो मोहल्ले वाले बस कुछ नहीं आकर जनाब किसी तरह छुड़वा दिया या कुछ कर दिया, कोई रिपोर्ट नहीं करता पुलिस में, कोई इस तरह से नहीं करता कि कल को हम क्यों दुश्मनी ले लें, लोग सामने ही नहीं आते। तो फिर करते करते इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं कि आए रोज़ इस तरह से फिर वो शख्स इतना ज़्यादा वहशी हो जाता है, करते करते उसको फ़र्क नहीं पड़ता खून निकल रहा है, किसी की हड्डी टूट रही है, करते करते वो कत्ल तक पहुँच जाता है। तो फिर क्या इस पे तो प्रॉपर लेजिस्लेशन होनी चाहिए। पहली बात यह है कि अगर इस तरह के लोग हैं, बेताशा वाक़यात होते हैं जिसमें लोग ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। कई बेताशा इंसिडेंट में ख़वातीन बेचारी जो अपनी जान से भी चली जाती है। अभी कराची में एक इंसिडेंट हुआ है, लाहौर में भी इंसिडेंट हुआ है। तो एक तो ये है कि औरतों को यही नहीं पता कि उन्होंने जाना कहाँ है। थाने का नाम वैसे लोग डर जाते हैं। कोई एक नंबर होना चाहिए जिस पे उसी वक्त वो कॉल करें, जैसा यूरोप में, सारे अमेरिका में, सारी दुनिया में है। और ऐसे लोगों को रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में जाना चाहिए, वहाँ पर इनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट होनी चाहिए। ये जो लोग होते हैं जो इस तरह का, मैं कोई हमारी नफ्सियात तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा एनालिसिस है, जो मैंने पिछले 20-25 साल रिपोर्टिंग की है, उसमें यही चीज़ साबित हुई कि ज़्यादातर लोग नफ्सियाती मरीज़ होते हैं। और एक नफ्सियाती मरीज़ ही जो है वो इस औरत को अजियत दे के, तो वो उससे उसको वो अजियत दे के तो खुद को सुकून पहुँचाता है। तो इस तरह के लोगों को के लिए प्रॉपर लेजिस्लेशन होनी चाहिए। इस तरह के लोगों को बाकायदा तौर पर रिहेबिलिटेशन सेंटर होने चाहिए जहाँ इनको भेजा जाए, जहाँ इनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। और जब तक ट्रीटमेंट ना हो इनको बाहर नहीं आना चाहिए। ये तो बात है कि जो जान चली गई, मगर बहसीत माशरा बहुत से लोग जो इसके इर्द गिर्द थे इस कातिल के, वो रिपोर्ट कर सकते थे। 2 सहबाब में लोग थे जो देख रहे थे कि ये तशद्दुद की तरफ जा रहा है, अगर इसको रोक दिया जाता तो शायद आज ये वाक़या न होता। अब आइंदा ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए मेरा ख्याल है कि मुआशरे को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। जहाँ उनको ये नजर आए कि एक शख्स तशद्दुद में इस हद तक जा रहा है कि लग रहा है कि ये तो पता नहीं क्या कर देगा, तो उस वक्त कहीं ना कहीं किसी इदारे को, पुलिस को कहीं रिपोर्ट किया जाए ताकि उसके खिलाफ कुछ हो सके, इससे पहले कि वो इस तरह का अंधोनाक या इस तरह की कोई दरिंदगी कर जाए। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि एक तरफ अफगान हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ बातें करती है, पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट देती है, दूसरी तरफ रहम के लिए, मदद के लिए पुकारती भी है। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। प्रोग्राम में शुरू में भी हमने बात की कि अफगान हुकूमत की तरफ से, चाहे अफगानिस्तान के मौजूदा सदर अशरफ गनी हो, चाहे नायब सदर हो अमरुल्लाह सालेह या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हो, उनकी तरफ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है, जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, उस पर पाकिस्तान बात भी करता है, एहतजाज भी करता है कि इस तरह से तो मामला आगे नहीं चल सकते। लेकिन वही हुकूमत या उसके फ़ौजी जब रहम के लिए, मदद के लिए पुकारते हैं, तो फिर ज़ाहिर है कि एक नॉर्म्स होती हैं, एक क्राइटेरिया होता है, उसके मुताबिक पाकिस्तानी फ़ौज ने फिर उनको यानी रास्ता भी दिया। अब हुआ ये कि चित्राल के इलाके में
कमांडर की तरफ से, अफगान फौज के कमांडर की तरफ से पाकिस्तान से रब्ता किया गया, पाकिस्तानी फौज से, कि जी उनको मदद की ज़रूरत है क्योंकि वो अपनी जो पोस्ट थी उनकी हिफाजत नहीं कर पा रहे, शायद वो अंडर अटैक थे, तो वो इस तरफ बच कर आना चाहते थे। जिस तरह से इनके काफ़ी बड़ी तादाद में फ़ौजी एक और हमसाय मुल्क गालिबन मेरे ख्याल उज़्बेकिस्तान चले गए थे, तो इसी तरह से ताजिकिस्तान चले गए थे। 1000 फौजी थे। 1000 फौजी। तो ये अब हाल ही में वाक़या हुआ है। और उसके अलावा 1 जुलाई को भी इससे पहले 35 अफगान फ़ौजियों को पनाह दी गई थी, और जो इंटरनेशनल कवानीन है उसके मुताबिक फ़ौजियों को पाकिस्तान में पनाह, महफूज रास्ता भी दिया गया, इनको उसूलों के मुताबिक खाना, रिहाइश और ज़रूरी तबी इमदाद दी गई है, और फिर अफगान हुकूमत को वापस भी इनको किया जाएगा बावकार तरीके से। अब ये बाबर साहब एक तरीक़ाकार होता है, जिस तरह से अभिनंदन का वाक़या वो पूरी दुनिया ने देखा, और उसके बाद बिल्कुल एक चेंज हो गया परसेप्शन। वो जो भारत डिसइंफो लैब ने जिस तरह बताया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और जो कुछ कहता रहा जी इंतहा पसंद और पता नहीं क्या है, पूरी दुनिया ने कहा कि जी यानी उनका पायलट आया, वो गिरफ्तार हुआ, उसको पकड़ा और उसको फिर वापस भी किया। उसका ट्रीटमेंट भी जिस तरह से पाकिस्तान में वो चाय भी बड़ी मशहूर हुई, इट्स फैंटास्टिक। तो वहाँ से देखा गया। और अब ये है जो चीज़ें नज़र आती हैं, कोई बयान ना देना जी 10,000 जंगी अशरफ गनी कह रहा है जी पाकिस्तान ने दाखिल कर दिए, फिर जी पाक फ़ज़ाइया जो है वो कह रही है कि हम अफ़गान फ़ज़ाइया के जहाज़ गिरा देंगे अगर तालिबान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई। इस तरह के बयान। और जो हकीकत है, जो असल है, वो दुनिया के सामने ये है कि 1 जुलाई को भी उन्होंने रास्ता मांगा कि जी हमारी जान ख़तरे में है, बचा लें हमें। और इसके साथ अब देखिए ये वाक़या हुआ। उसामा साहब, एक तरफ तालिबान जो है वो अफ़गानिस्तान पर मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट पर कब्ज़ा करते जा रहे हैं और अफ़गान गवर्नमेंट पर प्रेशर जो है वो बढ़ता जा रहा है। जू तालिबान जो है उनका जू वो एरियाज़ पे कब्ज़ा कर रहे हैं, तो अफ़गान गवर्नमेंट पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगल रही है। हालांकि पाकिस्तान हमने वहाँ पर भाव वायर लगाई हुई है, अभी तक कोई एक चीज़ साबित नहीं हो सकी, कोई एक चीज़ इनके पास नहीं है। आप सोचें कि वो अफ़गान गवर्नमेंट जो दिन रात पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगल रही है, दिन रात पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रही है, उनके हाथ कोई एक चीज़ भी लग जाए तो वो क्या करेंगे? वो सारी दुनिया के सामने रोला डालेंगे, दिल्ली में जाके इसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन कोई एक ऐसी चीज़ नहीं, कोई एक ऐसा सबूत नहीं कि पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। इसके बावजूद झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। फिर दूसरी तरफ आप देखें कि जो ड्यूरेंट लाइन है वहाँ पर अक्रॉस द बॉर्डर जिस तरह से फायरिंग की जाती रही, बेतहाशा पाकिस्तानी जवान, फौजी जवान जो है वो वहाँ पर शहीद हुए इस फायरिंग की वजह से। बहुत सारे माओ के लखते जिगर जो थे वो बेचारे वहाँ पर ड्यूटी देते हुए उनकी शहादत हुई। हमने यहाँ पर देखा बड़े यंग मेजर और कप्तान जो थे उनकी बेचारों की डेड बॉडीज़ आई वहाँ पर। उनके छोटे छोटे बच्चे थे और अफ़गान गवर्नमेंट के बिहाफ पर अफ़गान फ़ौजी जो थे वो उन पर फायरिंग करते थे। लेकिन इसके बावजूद आप पाकिस्तान का बड़ा दिल देखें कि आप ये कह रहे हैं कि 2 जुलाई को जो है वो 35 फौजी जो थे वो पाकिस्तान में एंटर हुए, मदद मांगी, हमने उनकी मदद की। इसके बाद 2 दिन पहले ये जो रिंदो सेक्टर जो है वहाँ पर 46 फौजी जो थे, कमांडर ने कहा और कमांडर के कहने पे 5 इसमें अफसरान थे जी, वो पाकिस्तान में एंटर हुए और वहाँ पर उनको मेहमान बनाया गया, उनकी तवाज़े की गई और फिर फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करके उनको अफ़गान गवर्नमेंट के हवाले कर दिया गया। ये पाकिस्तान का फेस है। अब ये कि जो पैरामिलिट्री ट्रूप से वो हमने पीछे हटा लिए हैं, रेगुलर फोर्स जो है वो शीर साहब ने उसकी तस्दीक कर दी है कि वो बिल्कुल उन्होंने मोर्चे संभाल लिए हैं। उसकी वजह ये है कि अफ़गानिस्तान में जो खाना जंगी है वो कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान पे की तरफ कोई पेशकदमी हो सकती है। वहाँ पर फौजी जो है वो इस तरह से उनकी एंट्री को रोकने के लिए हमने रेगुलर फोर्सेज जो है, ये जंगी हालात में होता है कि उसको बॉर्डर पे लगा दिया जाए, तो वो लगा दी गई हैं। तो लेकिन ये है कि हम फिर भी अफ़गान भाई जो हैं वो चाहे उनके फ़ौजी हों, हम पाकिस्तान जो है उनको बड़ा सिंपैथेटिकली, बड़ा एहतियात से उसको डील कर रहा है, ट्रीट कर रहा है। और दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट का ये हाल है कि वहाँ पर एम्बेसडर की एक लड़की के अगवा का ड्रामा रचाया जाता है, उस ड्रामे का उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन में ये साबित हो जाता है कि ये अगवा था ही नहीं, सारा ड्रामा था। यहाँ से पूरा अफगानिस्तान का जो एम्बेसडर उसको वापस बुला लिया जाता है, लड़की को तफ्तीश का हिस्सा नहीं बनाया जाता। तो ये सारी चीज़ें अब अफ़गान दुनिया देख रही है, दुनिया के सामने है कि किस तरह से अफ़गान गवर्नमेंट सिर्फ अपने अकाओं को खुश करने के लिए, इंडिया को खुश करने के लिए वो पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट्स दे रही हैं
और हमारा जो रोल है वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो बिल्कुल वाज़ेह है, क्लियर है कि हम किसी के मुखालिफ नहीं हैं, हम किसी के को सपोर्ट नहीं कर रहे। हमारा क्लियर है कि जो भी वहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी पाकिस्तान उसको सपोर्ट करेगा, पाकिस्तान उसको रिकग्नाइज करेगा। और मेरा तालिबान चाहे वहाँ पे 85% 90% पे कब्जा कर लें, उस वक्त तक हम किसी को रिकग्नाइज नहीं करेंगे जब तक। और ये पाकिस्तान ने जिस तरह से स्टेटमेंट दी और सबको साथ मिलाया, अब चीन की तरफ से भी पाकिस्तान और चीन ने मुश्तरका स्टेटमेंट दी कि जी अफगानिस्तान में अमन होना चाहिए, तो और बाकी हमसाया चाहे रूस है, चाहे ताजिकिस्तान हो, उज़्बेकिस्तान, ईरान, तो उसके बाद तालिबान की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आई कि जी कोई इजारादारी कायम नहीं हो सकती अफगानिस्तान पर, और उन्होंने कहा जी हम हथियार भी रखने को तैयार हैं अगर कोई सबके लिए काबिल कबूल गवर्नमेंट आ जाती है। ये नहीं कि हम नहीं आना है, वो कहते हैं अशरफ गनी छोड़े जान और कोई भी आ जाए तो हम हथियार डालने को तैयार हैं। बहुत बड़ी एक ऑफर है सर, बहुत बड़ी ऑफर है। उसामा साहब, हैबतुल्लाह साहब जो लीडर हैं तालिबान के, उन्होंने एक प्रेस रिलीज के जरिए से ये स्टेटमेंट दिया है कि जनाब अगर हम चाहते हैं कि ये खाना जंगी ये सारा कुछ नहीं होना चाहिए, और हमने ये माजी में सीखा है कि माजी में भी जब एक ऐसी गवर्नमेंट जो कोई हम गवर्नमेंट मुसल्लत करने नहीं जा रहे, क्योंकि माजी में भी मैंने उस दिन भी आपसे ये कहा था कि जब वो गवर्नमेंट आई तो 2-3 मुल्कों के अलावा किसी ने रिकग्नाइज ही नहीं किया। तो तालिबान उस चीज़ का पता है, वो ये चाह रहे कि कोई ऐसी गवर्नमेंट जिसको दुनिया में रिकग्निशन नहीं मिली वो चल ही नहीं सकती। यही बात पाकिस्तान समझाने की कोशिश कर रहा है, और किसी हद तक लगता है कि चले स्टेटमेंट तो आई, आगे अल्लाह करे कि इस पर अमल भी हो, और जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, पहला स्टेप अशरफ गनी ने लेना है। मसला ये है कि जब तक अशरफ गनी की कठपुतली गवर्नमेंट कायम है उस वक्त तक कंसेंसस डेवलप नहीं हो सकता। जब तक वहाँ पर कंसेंसस के साथ एक इंटरम सेटअप नहीं बनाया जाता अफगानिस्तान में अमन कायम नहीं हो सकता। एयर सपोर्ट दोबारा से अमेरिका की मिल रही है बहरहाल अफगान, लेकिन वो भी तो कमांडर ने कहा कि अगस्त के बाद, वो उससे पूछा गया कि अगस्त के बाद भी ये मिलती रहेगी, उसने कहा जी मैं इसका कुछ नहीं कह सकता। जब तक अमेरिका वहाँ पर मौजूद है उस वक्त तक एयर सपोर्ट दे रहा है, जिस दिन वो टोटल यहाँ से इनखला हो गया फिर मुश्किल हो जाएगा, वो मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, आखिरी सवाल, अब अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आई है कि टीटीपी की तरफ से अफगानिस्तान से, अब यह पाकिस्तान कहता रहा है और ये होता रहा है, अब अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है कि टीटीपी अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर अटैक को कर सकती है। अब ये भी कहा जा रहा है कि यानी भारत कोई ख़त्म तो नहीं हो गया उधर से, उसके अब भी जाहिर है कि काबुल और दीगर जगहों पर अब भी एक्टिव है, कई जगहों उसने खाली किए हैं, तो वहाँ पर वो तैयार तो कर आया है दहशतगर्द, तो अब वो टीटीपी के हैं, उसके पाकिस्तान सबूत भी दे चुका है, किस तरह बलूचिस्तान हो, दीगर इलाके हों कि उनमें दहशतगर्दी के लिए, तो ये अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट कह रही है अब कि पाकिस्तान पर अटैक हो सकता है। देखिए उसामा साहब, टीटीपी को सपोर्ट कौन कर रहा है, टीटीपी को फंडिंग कौन कर रहा है? टीटीपी का टारगेट जो है वो तालिबान या अफगान गवर्नमेंट नहीं है, उनका जो टारगेट है वो पाकिस्तान है, और वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस भी रहे हैं। अभी जो लाहौर जॉर्टाउन में हुआ, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि टीटीपी को रॉ सपोर्ट कर रही है, रॉ की फंडेड है, रॉ की सपोर्ट से वो ये सारे ऑपरेशन पाकिस्तान के खिलाफ ये दहशतगर्दी कर रही है। अब मुझे क्या पता कि इंडिया जो अफगानिस्तान को असला दे रहा है, वो जो जहाज़ वहाँ पर गए और जहाँ से असला अनलोड हुआ, वो पता नहीं वो तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल होना है या राह के ज़ाइम ये हैं कि वो टीटीपी के ज़रिए से वो पाकिस्तान पे अटैक करवा दे। तो ये सारी दुनिया को देखना चाहिए, इसको प्रोब किया जाना चाहिए, और हमने तो पहले ही बॉर्डर जो है वो सीज कर दिया है, वहाँ पर रेगुलर फोर्सेज जो है वहाँ पर वो पॉइंट हो गई हैं ताकि किसी भी अनटूवर्ड इंसिडेंट जो है, किसी भी इस तरह की दहशतगर्द वाक़े को रोका जा सके। और तो लेकिन मसला ये है कि दुनिया को भी देखना चाहिए कि ये जो कठपुतली गवर्नमेंट है ये क्या कर रही है। अच्छा, अब ये साथ ये भी है और अब आप इस सारे सिनेरियो को ज़रा मद्देनजर रखें और देखें कि हमदुल्लाह के साथ जो नवाशी साहब मुलाकात कर रहे हैं, तो क्या ये मुलाकात बनती थी? अफगान गवर्नमेंट का पाकिस्तान के साथ रवैया और अफगान गवर्नमेंट का कौमी सलामती का मशीर जो है वो जाके नवाशी से मिल रहा है, तो समझ साहब ये बड़ी खतरनाक चीज़ें हैं। हाँ, ये बड़ी खौफनाक ब्लंडर। मायूसी में नवाज शरीफ उनको लगा कि बात बन नहीं रही, तो उन्होंने कहा जी फिर मैं किसी भी हद तक चला जाता हूँ। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।